हेलो एवरीवन, मैं आपका इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। वेलकम टू दिस चैनल एकेडेसिया। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बहुत एफर्ट लगती है। मैं अब रेगुलरली वीडियोस लेके आता हूँ। पिछली रोज़ केमिस्ट्री के वीडियो मैंने डाल रखा है। अब इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो दूसरे लेक्चर में मैंने 5 मार्क्स का कंटेंट आपको बताया था, जिसमें कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वाले लेक्चर को तो कम से कम देख लीजिएगा। अगर 5 मार्क्स का सवाल आएगा तो वही आएगा इस चैप्टर से सवाल। ठीक है, तो अब अपना माइंड को मेकअप कर लीजिए ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, नाउ बी रेडी। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें अपन पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे होगी, ठीक है, या फार्मिंग के लिए क्या क्या फैक्टर्स है। पालमपुर मैंने बताया हाइपोथेटिकल विलेज है। इसके माध्यम से आप पूरी देश की गणित समझोगे कि पूरे देश में क्या हाल है। समझ में आ रहा है? इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, समझ में रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे गांव की सिस्टम को पूरे देश के गांव की सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्या है, पहला पॉइंट लिखा है लैंड इज़ फिक्स्ड। हाँ भाई साहब, ज़मीन जो है हर एक गांव में फिक्स ही होगा कि इतनी ज़मीन है। समझ में आ रहा है? लैंड का जो एरिया है वो फिक्स होगा। तो हाँ सर, लैंड फिक्स है। तो क्या है कि फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। लगभग हर गांव में यही होता है कि फार्मिंग मेन एक्टिविटी होता है। ठीक है, 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% लोग सिर्फ फार्मिंग पे ही डिपेंड करते हैं ताकि उनका जीवन व्यापन अगले हो सके। ठीक है ना, दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो फार्मर भी हो सकती है या फार्म लेबरर्स भी होता है। अब फार्मर और फार्म लेबरर्स में क्या अंतर होता है? फार्मर मतलब पूरा किसान, और फार्म लेबर मतलब वैसा काम फार्मिंग में करना जो लेबर्स करते हैं। फार्म मतलब ऐसा समझो, प्लोइंग का काम करना, सोइंग का काम करना, तो ये सब फार्म लेबरर्स करते हैं। ठीक है ना, तो मतलब कि 75% लोग क्या है, इसी पर डिपेंडेंट है, फार्मिंग पर। ठीक है, वो फार्मर भी हो सकते हैं या फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। सही बात है कि इनकी अच्छे से रहने का मतलब, जो वो कितने अच्छे से आगे लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, वो पूरे जो रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ फार्म से, कि कितना प्रोडक्शन हुआ फार्मिंग के दौरान, उससे इनकी वेल बींग, उनकी सर्वाइवल डिसाइड होती है कि कितना मतलब अच्छे से वो लोग जीवन व्यापन करेंगे। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा प्रॉफिट, समझ सकते हो आप। बट रिमेंबर that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. देखो क्या बोल रहे हैं ये, कि कितना उगा सकते हो, एक कंस्ट्रेंट है ना। हर एक के पास लैंड एरिया जो है वो तो फिक्स्ड है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन क्या है, वो फिक्स्ड है। तो जो भी प्रोडक्शन करोगे आप उसी लैंड एरिया से करोगे। तो प्रोडक्शन भी क्या है, कंस्ट्रेंट है, एक लिमिट तक ही है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होगा, क्या वो लैंड एरिया पर भी डिपेंडेंट है ना, कि आपके पास लैंड एरिया कितना है कल्टीवेशन के लिए। अगर ज़्यादा लैंड एरिया है तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखते हो। मैं ये नहीं बोल रहा ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाओ, बट आप ज़्यादा कल्टीवेशन करने की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखते हो। तो लैंड एरिया ज़्यादा है मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये कंस्टेंट है कि लैंड एरिया कितना है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 से पालमपुर में कोई भी लैंड एरिया में एक्सपेंशन नहीं हुआ, कोई लैंड एरिया बढ़ा ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि अब देखो 1960 से पालमपुर में कोई भी लैंड एरिया में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या करा, मतलब कुछ ज़मीन जो बर्बाद था, जहाँ कचड़ा वचड़ा का ढेर लगा हुआ था, वेस्ट लैंड, समझ रहे हो, जहाँ कचड़ों का कलेक्शन या
वो ज़मीन पे कल्टीवेशन नहीं होता था, गंदगी होती थी, वैसे ज़मीनों को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया है 1960 से। मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाने का, ठीक है ना। लेकिन कितना बढ़ा दोगे। तो 1960 से लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन तो नहीं बढ़ा, लेकिन कुछ वेस्ट लैंड है जिनको उन्होंने कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। इसीलिए कोई फर्दर तरीका नहीं था, कोई फर्दर स्कोप नहीं था ताकि आपका फार्म प्रोडक्शन एंड बाई फार्म प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है ना। क्योंकि लैंड ही फिक्स था और लैंड बढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है। अब एक काम की चीज़ है, ये सब काम की चीज़ें नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा हाईलाइट करते चलता हूँ, ठीक है ना। अब एक थोड़ी सी जानकारी की चीज़ मैं बताता हूँ कि स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड होता है हेक्टेयर। क्या होता है एसआई यूनिट? जैसे सुने होंगे कट्ठा, बीघा, ठीक है ना। उसी तरह एसआई यूनिट लैंड का मेजर कर एकड़ होता है, मेजर करने का हेक्टेयर होता है। डाउन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुंठा, ईटीसी, ठीक है ना। बीघा वीघा में आपने सुना होगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है 1 हेक्टेयर। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। मतलब क्या कह सकते हो कि 1 हेक्टेयर का डेफिनेशन क्या है। ये मान लो अगर स्क्वायर है, स्क्वायर प्रॉपर बन नहीं रहा, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो जो एक साइड की लेंथ है ना स्क्वायर की, वो क्या होगी 100 मीटर। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं 1 हेक्टेयर। तो इसका तुम एरिया तो निकाल सकते हो ना। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? बोलो बोलो, साइड स्क्वायर, इतना तो आता होगा मैथ्स। साइड स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा 1000, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर के एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं 1 हेक्टेयर बोल रहे हैं। क्लियर है बात? तो बेसिकली हमने क्या जाना इस फैक्टर में कि लैंड अंडर कल्टीवेशन फिक्स था। तो आपके पास एक कंस्ट्रेन आ गया, मतलब आपके पास एक लिमिटेशन आ गया कि आप इससे ज़्यादा कैसे क्रॉप उगा पाओगे, क्योंकि आपका लैंड ही फिक्स है। तो कोई फर्दर स्कोप नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है ना। फिर हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में जाना जो कि हेक्टेयर होता है। और 1 हेक्टेयर किसको बोलते हैं? 1 हेक्टेयर उसको बोलते हैं ऐसा एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका वन साइड का लेंथ क्या हो 100 मीटर हो, ठीक है। अब बोला गया एक इम्पॉर्टेंट, अब क्वेश्चन उठा कि भाई लैंड एरिया तो फिक्स है, अब प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, तो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई रास्ता है कि वहीं सेम लैंड से, सेम एरिया ऑफ लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए? सवाल आएगा ना, क्योंकि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन तो फिक्स है ना, ठीक है। डिस्कस करते हैं। In the kind of crops grown and facilities available, पालमपुर would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश, ठीक है। पालमपुर किसको रिजेंबल कर रहा है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। All land is cultivable in Palampur, no land is left idle. During the rainy season, no land is left idle. During the rainy season, Kharif farmers grow jawar and bajra. These plants are used as cattle and feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. सुनना ध्यान से कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश को। सारे लैंड जो हैं पालमपुर में कल्टीवेटेड होते हैं, मतलब खेती होती है उसमें। कोई भी लैंड जो है आइडल लेफ्ट नहीं होता। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, ठीक है। कोई भी ज़मीन खाली नहीं रहती है। रेनी सीजन में भी, जैसे खरीफ फार्मर बोला गया है, रेनी सीजन के दौरान भी फार्मर जो हैं वो जवार और बाजरे की खेती करते हैं, ठीक है। दिस प्लांट्स आर यूज एज अ कैटल फीड। हाँ, जवार और बाजरे को किसके लिए? कैटल्स को, गाय और भैंस को खिलाने में यूज किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। बारिश के बाद अक्टूबर दिसंबर के टाइम में क्या कर रहे हैं? पोटैटो लगा रहे हैं अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विथ वीट, ठीक है। विंटर सीजन में गेहूं लगा रहे हैं, ठीक है।
वहीं होता है हर गांव में। रबी बोलते हैं विंटर सीजन को, और जो मतलब खरीफ है, गेहूँ धान की खेती, वो गर्मी के दिनों में होती है, ठीक है ना। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप्स एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। देखो क्या होता है कि जो गेहूँ इनका प्रोड्यूस होता है, तो फार्मर का क्या मोटो होता है कि कुछ अपने खाने के लिए रख ले जिनसे उनका सर्वाइवल हो जाए, और जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, उनको वो शहर में बेचते हैं। यही तो होता है। तो यहाँ के फार्मर क्या करते हैं कि अपने कंजप्शन के लिए वीट रखते हैं, और जो सरप्लस वीट बचा है वो रायगंज मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। कुछ लैंड को उन्होंने शुगर केन के लिए भी डिवोट कर रखा है, उसमें शुगर केन भी उगाते हैं, ठीक है। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरीवेयर। एक बार हमेशा वो हार्वेस्ट होता है, ठीक है। एक ही बार में हार्वेस्टेड मतलब होता है काटना, ठीक है। शुगर केन इन द रॉ फॉर्म और एज जागरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, ठीक है। रॉ फॉर्म में, जब शुगर केन रॉ फॉर्म में होता है या जैगरी जो होता है, उसको हाँ ये लोग शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचते हैं, ठीक है। तो अब देखो इधर से क्या आप एनालाइज कर रहे हो कि ये लोग मल्टीपल क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। लैंड एरिया तो फिक्स है, इन्होंने रबी में भी की कुछ, ठीक, प्रोडक्शन बाजरे की, ज्वार की। फिर जब अक्टूबर और दिसंबर के बीच में गैप आ रहा है, तो उसमें इन्होंने आलू की खेती की। उसके बाद ठंडे के सीज़न में इन्होंने क्या किया, वीट का रबी क्रॉप वीट का प्रोडक्शन किया, और उन्हीं वीट को इन्होंने क्या किया, खुद के लिए बचा के रखा, और जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ रायगंज मार्केट में बेचा। तो ये क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप इन्हीं लैंड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्शन हर चीज़ का मैक्सिमम आउटपुट निकल सके, ठीक है ना। तो ये लोग उसी लैंड से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ये इतने क्रॉप का प्रोडक्शन इसलिए हो पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इतने मल्टीपल क्रॉप का प्रोडक्शन इसलिए हो रखा है क्योंकि पालमपुर में सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेल डेवलप है। हर एक गांव में ऐसा नहीं होता, मतलब पानी पटाने के लिए सिस्टम जो है वेल डेवलप है, पूरी एक नंबर सिस्टम है, कोई परेशानी यहाँ इरिगेशन वाले प्रोसेस में नहीं लगती है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, बिजली भी जो है बहुत पहले ही पालमपुर में आ गई थी। ये सारे कारण इम्पैक्ट डालते हैं आपके क्रॉप प्रोडक्शन पे। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी भाई आया तो उस इरिगेशन का सिस्टम ट्रांसफॉर्म होगा, पहले मैनुअल था अब ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। पर्सियन व्हील्स वेर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द व्हील्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। पहले क्या होता था, पर्सियन व्हील होता था एक, ठीक है, चक्की टाइप का होता था, उससे वो क्या करते थे, जैसे उस चक्की में रस्सी फंसे हुए, उसके नीचे बाल्टी है, ठीक है, उसको ऐसे खींचा, पानी निकला, और उसी पानी से वो छोटे छोटे खेतों में पानी डालते थे, ठीक है। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। तुम खुद सोचो, एक बाल्टी से पानी निकाल के डालना, और जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से जब हम लैंड को इरिगेट करेंगे तो कौन ज़्यादा इफेक्टिवली करेगा, तो वो ट्यूबवेल ही करेगा। तो ट्यूबवेल को उन्होंने पाया कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड को ये आसानी से इरिगेशन के काम आ जा रहा है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ ट्यूबवेल तो गवर्नमेंट के द्वारा पहले इंस्टॉल किए गए। सोन हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल। अब उसके बाद ही क्या हुआ कि फार्मर खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाने लगे। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। 1970 के मिड में इसी कारण से पूरा एरिया ऑफ 200 एकड़ जो था, हेक्टेयर जो था, क्या हुआ, इरिगेटेड हो गया। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि एक तो उनका वेल कनेक्टेड सिस्टम ऑफ इरिगेशन था। ये क्यों था भाई साहब, ये इसलिए था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले आ चुकी थी इस गांव में। इलेक्ट्रिसिटी आने से इन्होंने क्या किया कि जो मतलब पर्सियन व्हील था उसको चेंज कर दिया ट्यूबवेल से, और ट्यूबवेल क्या करता है, लार्जर एरिया ऑफ लैंड को ज़्यादा इफेक्टिवली इरिगेट करता है, ठीक है ना। तो पहले गवर्नमेंट ने लगाया, फिर लोगों ने प्राइवेट ट्यूबवेल लगाए।
इसके कारण मिड 1970 तक आते आते पूरा इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर जो था वो इरीगेटेड हो गया। ठीक है, तो अब जो मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ ना, वो ये भी कह रहा है कि नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। सारे गाँवों में, सारे नहीं, मैक्सिमम गाँवों में इतनी हाई लेवल ऑफ इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवर राइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। रिवर राइन प्लेन को छोड़ के कोस्टल एरिया जो हमारे कंट्री के हैं वो अच्छे से वेल इरिगेटेड है। इसी तरह के इन कॉन्ट्रास्ट प्लेटू रीजन सच एज दक्कन प्लेटू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। जो प्लेटू हैं वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है इरिगेशन का, जैसे दक्कन प्लेटू। अब द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। जितना हमारा टोटल कल्टिवेटेड एरिया है ना कंट्री में, उसके 40% से भी कम एरिया इरिगेटेड है आज भी। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। यही पूरे देश की त्रासदी है, किसान इसीलिए भूखे मरता है कि अभी भी जो फार्मिंग है ना वो लार्जली डिपेंडेंट है रेनफॉल पे। इतना वास्ट सिस्टम इरिगेशन का अभी भी नहीं बना हुआ है कि पूरा एरिया जो है कल्टिवेटेड एरिया इरिगेट हो सके बाय ट्यूबवेल। तो सोच सकते हो कितनी प्रॉब्लम की बात है, जब ये डेटा ही कह रहा है कि जितना कल्टिवेटेड लैंड है उसके 40% ही आज भी इरिगेटेड है। तो 60% अगर इरिगेटेड होगा तो प्रोडक्शन में डबल या ट्रिपल ग्रोथ होने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यही इसी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मोर देन वन क्रॉप को एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे उगाना, कल्टीवेट करना ही हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये तो बहुत कॉमन वे हो गया प्रोडक्शन को बढ़ाने का, जैसे हमने डिस्कस किया कि कैसे कर रहे हैं ये लोग। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। एटलीस्ट 2 तो क्रॉप ये लोग उगाते ही हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 और 20 ईयर्स। मतलब कि कुछ तो पोटैटो को भी थर्ड क्रॉप की तरह ग्रो कर रहे हैं 15 से 20 सालों के पीछे। ठीक है ना। अब देखें क्या हुआ है कि एक टेबल दिया गया हम, shows the land under cultivation in India in unit of million. Plot this graph. What does this graph show? ठीक है ना। ये कल्टिवेटेड एरिया है ओवर द ईयर। 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर था, फिर 130 हुआ, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये भाई कांस्टेंट हो गया पूरा। 10 सालों में 10 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा है, बट अभी क्या हो गया? 140 पर कांस्टेंट हो रखा है। मतलब कल्टीवेटेड एरिया नहीं बढ़ रहा है। मतलब एक बात समझो, पालमपुर में क्या किया था कि वेस्ट लैंड को उन्होंने कन्वर्ट करा था कल्टीवेटेड एरिया में, तो थोड़ा सा कल्टीवेशन वाला एरिया बढ़ा था। अभी क्या हो रहा है? अभी भी वेस्ट लैंड बहुत सारे हैं, ऐसा तो नहीं, हमारे आसपास ही दिखते हैं वेस्ट लैंड। तो उसको ये कल्टीवेटेड एरिया में कन्वर्ट करने की कोशिश अगर करेंगे तो कल्टीवेटेड एरिया बढ़ेगा। ठीक है। और कुछ कल्टीवेटेड एरिया पर तो रोड्स ही बन रहे हैं, जिसके कारण कल्टीवेशन उल्टा और कम हो जा रहा है। तो ये मेंटेन करना भी एक बड़ी बात है, मैं जैसे कह रहा हूँ, क्योंकि रोड्स का कंस्ट्रक्शन, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं कल्टीवेटेड लैंड पर ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन बढ़ना चाहिए। Government should try to increase it because it's a very important and it's a very important source of income for the most of the population of our country. Okay, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. आपने देखा कि एक तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग से प्रोडक्शन को बढ़ाना। द अदर वे इज़ यूज टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब देखो ये सवाल आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, क्या है अंतर? ये दो तरीके हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ठीक है ना। पहला तरीका तो आपने मल्टीपल क्रॉपिंग पढ़ा कि मल्टीपल क्रॉप्स को एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन थी कि इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। दूसरा मेथड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक
ठीक है, तो क्या बोला गया कि द अदर वे इज़ टू यूज़ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड। हायर यील्ड के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करना भी लाभदायक है। अब देखो यील्ड को कैसे मेजर किए जाते हैं। यील्ड इज मेजर एट क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। अब यील्ड हम लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत लोगों को यील्ड नहीं पता। यील्ड मतलब पैदावार ही होता है, लेकिन इसका भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। यील्ड क्या होता है, एक मिनट। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। क्या बोला, नॉट अ सिंगल ईयर, सिंगल सीजन। यील्ड बोला जाता है। यील्ड का मेजरमेंट कैसे किया जाता है कि जो क्रॉप एक गिवन पीस ऑफ लैंड में प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, एक ही सीजन के दौरान, उसी को हमने क्या बोला, यील्ड बोला है। ठीक है ना। टिल द मिड 1960 द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वेयर ट्रेडिशनल वाल। जब 1960 तक सीड्स जो होते थे वो ट्रेडिशनल वही पुराने वाले होते थे। विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स, उनका यील्ड्स भी मतलब उनका प्रोडक्शन एक सिंगल पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग सिंगल सीजन क्या होता था, कम होता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, लेकिन ट्रेडिशनल सीड्स को क्या खासियत क्या था, उनको पानी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए था। तुम खुद सोचो 1960s तक उतना मतलब ट्यूबवेल इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो पानी कैसे देते थे, वेल से निकाल के देते थे बाल्टी से, तो पानी ज़्यादा देने में हालत ख़राब हो जाएगी, तो वो सीड्स को पानी उतनी नहीं चाहिए थी। ठीक है ना। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। उस टाइम फार्मर जो थे काउ डंग और कुछ नेचुरल मैन्योर को फर्टिलाइजर की तरह यूज करते थे। ऑल दीज वेर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाई देम। और ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती थी और उनको खरीदने की कोई फार्मर को रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अब एक मतलब रिवोल्यूशन आया इंडिया में खतरनाक वाला, वो था द ग्रीन रिवोल्यूशन। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seed। इसमें क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन में किस चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ, राइस और वीट का प्रोडक्शन बढ़ा अचानक से। किसके द्वारा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड। अब इन सीड का खासियत क्या था, हाई यील्ड मतलब हाई क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था उनसे। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स आ गई, जिससे एक ही पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन बढ़ा। क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड हो गया। इसमें क्या था, कंपेयर्ड टू, थोड़ा सा और जूम करता हूँ और थोड़ा नीचे चलेंगे। Compared to the traditional seeds, the HYV seed promised to produce much greater amounts of grain on a single plant। HYV सीड्स जो था वो प्रॉमिस करता था बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन निकलता था ऑन अ सिंगल प्लांट। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वाज पॉसिबल अर्ली। जिसके कारण एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पर जितना पहले प्रोडक्शन होता था उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इन HYV सीड्स के कारण हुआ। ठीक है, HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, सुन लेना। HYV सीड्स को लेकिन ज़्यादा पानी चाहिए, नीड ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। अब HYV सीड्स को कुछ चाहिए भी, इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए और पेस्टिसाइड्स चाहिए ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके। HYV yields were possible, higher yields were possible only from a combination of HYV seed, irrigation, chemical fertilizer, pesticide etc। हायर यील्ड कब पॉसिबल है, कॉम्बिनेशन सिर्फ HYV सीड से नहीं होगा। हायर यील्ड जब आप HYV सीड से HYV सीड सोन करोगे, फिर इरिगेशन करोगे, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे और पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे, इन्हीं सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन में इमेंस ग्रोथ आया। ठीक है, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वे द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज किया। ठीक है, द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। जो फार्मर थे उन जगह के, उन्होंने ट्यूबवेल लगाया इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया फार्मिंग में। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स। कुछ ने तो मशीन ही खरीद लिया, फार्म मशीन जैसे ट्रैक्टर और थ्रेसर, विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। उससे क्या होता था, प्लोइंग जोतना जल्दी जोता जाता था और
हार्वेस्टिंग भी आसानी से हो जाता था। दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ सीड। जैसे ही इन्होंने करा तो उन्होंने हाई यील्ड्स ऑफ वीट देखा, मतलब वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ इस मेथड को अपनाने से, ठीक है। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वेट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज वेयर 1300 kg per hectare. With the HYV seeds the yield went up to 3200 kg per hectare. देखो क्या इमेंस ग्रोथ हुआ है बॉस, डबल से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 टाइम्स। जब ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते थे तो 1300 kg का पर हेक्टेयर का ग्रोथ था। जैसे ही उन्होंने HYV सीड्स का यूज किया तो यील्ड जो था वो 3200 kg पर हेक्टेयर पर चला गया। There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. इससे क्या फ़ायदा हुआ कि सर्वाइवल के लिए जितना चाहिए था उतना तो बच ही रहा है, और सरप्लस वीट बहुत ज़्यादा बच जा रहा था, जिससे उनको मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। जो मैं बोल रहा था अभी, क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, देखो ये पूछ दिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसको तुम तैयार कर लेना, मैंने बता दिया। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, मल्टीपल क्रॉप ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड हम लोग ग्रो करते हैं, वो भी एक तरीका है। इसमें क्या था कि इरिगेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोग HYV सीड्स, ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ। इसमें आपको फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और ट्यूबवेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें आप तैयार कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, आसान है, थोड़ा फास्ट चलूँगा आज क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पढ़ना अपने को, ठीक है। ठीक, चलते हैं आगे। अब बोला गया है कि विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा? तो लैंड सस्टेन होने का मतलब कि लैंड क्या इतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा? आप एक लैंड से इतना क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो क्या लैंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखते हैं। तो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए इसका यूज करते टाइम। आप लैंड पर ही तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो कहीं लैंड ही सस्टेन ना किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये नेचुरल रिसोर्स है, ये आपके हाथ में भी नहीं है कि आप इसको बना सको, ठीक है। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. देखो क्या हुआ कि जो HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ ना, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से क्या हुआ, साइंटिफिक ने रिपोर्ट किया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैज़ ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, इसने नेचुरल रिसोर्स बेस का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया है, ठीक है। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer. Also, continuous use of groundwater for tubal region has reduced the water table below the ground. अब देखो क्या हुआ कि many area ग्रीन रिवोल्यूशन क्या किया, सॉइल फर्टिलिटी को घटा दिया। क्यों? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने से इनकी सॉइल की फर्टिलिटी घट गई। अब ऐसा पूछोगे कि क्या हुआ होगा, क्यों घटी होगी केमिकल फर्टिलाइजर्स? तो एक्चुअली सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। तो ये अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स से ये सारे ख़त्म हो जाते होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल से डेड, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ख़त्म कर देता है ये, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है। तो क्या हुआ कि इन जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज हुआ तो सॉइल की फर्टिलिटी घट गई, और कंटिन्यूस यूज ऑफ, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी चाहिए था HYV सीड्स में लिए इरिगेशन के लिए, तो जैसे ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज किया गया तो वाटर का लेवल भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये मतलब इन्होंने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी डाला है, ठीक है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up to many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of environment to ensure future development of agriculture. जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं सॉइल और ग्राउंड वाटर वो बहुत सालों के बाद बनते हैं, बहुत सालों के प्रोसेस से बनते हैं। तो एक बार भी अगर ये डिस्ट्रॉय होता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनको रिस्टोर करना। 100 साल 200 साल ऐसे टाइम लगते हैं, 1000 साल 2000 साल, इतने साल लगते हैं प्रोसेसिंग में।
तो एक बार इसको डिस्ट्रॉय कर दोगे तो फिर बनाने में, इसको रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकेगा। इसीलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इन्वायरमेंट का बहुत दिल से केयर करें, माँ की तरह इसको मतलब समझें, और हम ये इंश्योर करें कि आने वाले पीढ़ी को हमारे कारण कोई कष्ट ना हो। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखता हूँ कितना पेज बचा है। अगर ज़्यादा पेज नहीं होगा तो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। खैर एक टॉपिक ले लूँ क्या? ले लेता हूँ, ठीक है, ले लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर्स ऑफ पालमपुर में कैसे हुआ? लैंड तो आपने देख लिया फिक्स था, अब वो लैंड एक ही फार्मर का थोड़ी होगा, वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग. Unfortunately, not all having the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about one third of the 450 families are landless, that is 150 families. Most of them Dalits have no land for cultivation. क्या हुआ? आपने ये तो रियलाइज कर ही लिया होगा कि लैंड कितना इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश जितने भी लोग इंगेज है ना एग्रीकल्चर में, उन सभी के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। तुमने देखा होगा गाँव में जो रिच लोग होते हैं उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है। क्या वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं? नहीं, लेकिन जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं उनकी लैंड बहुत कम होती है। तो यहाँ भी वही सीन है कि सारे लोगों के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। लगभग वन थर्ड ऑफ 450 फैमिलीज जो हैं वो लैंडलेस हैं, मतलब 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई लैंड ही नहीं है, और मोस्ट ऑफ देम, उसमें से अधिकतर लोग दलित हैं। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। मतलब जिनके पास लैंड है भी ना, उनमें से मैक्सिमम जो 240 परिवार हैं वो स्मॉल प्लॉट पर ही कल्टीवेशन करते हैं, मतलब उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। ठीक है, इन साइज कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। मतलब आप समझ सकते हो कि इतनी कम साइज में इनका मतलब फैमिली का इनकम बहुत कम होगा फार्मिंग से, वो सर्वाइवल ही मुश्किल है, तो इनकम का तो बात ही छोड़ दें। ठीक है ना, तो यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। अब देखो एक पिक्चर देखो यहाँ पे, ये देखो एक बड़ा एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, ये बीच में छोटे छोटे एरिया दिख रहे हैं, छोटे 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 छोटे, तो ज़्यादातर छोटा एरिया है ज़्यादातर, और बहुत कम है जो इतना बड़ा बड़ा, इसके ये पूरे के बराबर है, ये इससे भी ज़्यादा है ये। तो अधिकतर स्मॉल प्लॉट है, स्मॉल प्लॉट है तो एरिया अंडर कल्टीवेशन क्या है, कम है, तो उनके सर्वाइवल के लिए फार्मिंग बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना, तो यही दिखाने की इस डायग्राम से कोशिश की जा रही है कि यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर। जो छोटे छोटे किसान हैं वो वहीं छोटे एरिया में इनके द्वारा फार्मिंग की जाती है। ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ अ विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि हाफ द एरिया विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज, जो आधा विलेज है ना, आधा विलेज का प्लॉट बहुत लार्ज ज़मीन से कवर हुआ है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने टोटल फैमिलीज थी? 450। 450 में से 60 ही परिवार ऐसे हैं ना जो कि मीडियम और लार्ज, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड पर कल्टीवेशन करते हैं। और ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर, कुछ ही में से, मतलब बड़े किसानों में से कुछ ही हैं जिनका 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन है, तो मतलब उनका कल्टीवेशन तो ज़्यादा हो ही रहा होगा। समझ में आ रहा है बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, ये देखो, ये स्मॉल फार्मर है, ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर है। तो देखो क्या है इसमें सीन कि स्मॉल फार्मर जिनका लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, ठीक, तो स्मॉल फार्मर, और ये है मीडियम एंड लार्ज फार्मर। ठीक है, तो ये कल्टीवेटेड एरिया है ऊपर वाला। ठीक, तो जो स्मॉल फार्मर है उनका लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीन है।
ठीक है, उसमें से भी जितने हैं उसका कल्टिवेटेड एरिया कितना है, 36% है, और मीडियम एंड लार्ज फार्मर का 80% है बॉस। समझ सकते हो कितनी दुख है ज़िंदगी में। ठीक, अब बात है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। मतलब आपके पास लैंड है, लेबर, आपने फैक्टर पढ़ा था ना, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, फिर ह्यूमन कैपिटल, ये पढ़ा था ना। तो अभी हमने लैंड डिस्कस किया, लैंड में ही कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, सबके पास लैंड ही बराबर नहीं है। पांचवा है, लास्ट टॉपिक मैं जो लूँगा वो है हु विल प्रोवाइड द लेबर। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। ठीक, फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड, जो छोटे किसान होते हैं वो अपने परिवार के साथ मिलकर खुद के फील्ड में कल्टिवेशन करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, तो वो अपने फार्म की लेबर खुद से ही काम करते हैं, लेबर अपने खेत को ही खुद, मतलब वो खुद ही सारा करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर क्या करते हैं, फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं ताकि उनके खेतों में वो काम कर सकें और उनका काम, उनका प्रोडक्शन का काम ईजिली चलता रहे। तो आई थिंक नाउ आई हैव टू फिनिश एंड it will take one more lecture to finish the entire topic, I think so. I hope you like the lecture. थोड़ा मैं आज फास्ट था लेकिन मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रहा हूँ, मुझे ही यही फील हुआ कि इतनी ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट हुआ। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सर स्लो हो जाओ, तो मैं स्लो हो जाऊँगा। और कोई भी डाउट हो ना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और पूछें। मेरा मोटो है कि नॉट ओनली जेई, छोटे बच्चों का क्या होगा जो 9th-10th में, उनके लिए भी कंटेंट चाहिए। और बेसिकली क्या होता है दूसरे चैनल पे, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन इट, कि तड़क भड़क वाली चीज़ें, तड़क भड़क देखो तो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो भाई, यूपीएससी तक के बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कहीं से सवाल आ जाए तो आप एनसीईआरटी तो नहीं छोड़ सकते ना। एनसीईआरटी आपकी माई बाप है, एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं एनसीईआरटी लेता हूँ। मैं भी पीपीटी बना के आपको, इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में पीपीटी तो बनाता हूँ ना, खैर केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी माई बाप है, लेकिन वो फिजिकल है, इनऑर्गेनिक पे तो मैं एनसीईआरटी लूँगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को पढ़ें, मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको डाउट तो नहीं आएगा, और एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया, ख़त्म हो गया वो चैप्टर आपके लिए। समझ रहे हो बात। तो आशा करता हूँ कि अभी तक आपको पूरा ढंग से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़े ग्रोथ कम हो रहे हैं अभी, पता नहीं, शायद आपको जो पसंद नहीं आ रहा आप बोलें, हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी होप यू वुड लाइक द लेक्चर। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।